चैप्टर 15 क्लास 12 एनआईवीएस जियोग्राफी। इसमें हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले हैं आज से। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज और चैप्टर का नाम भी दोनों ही मतलब फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी इत्मीनान से हम पढ़ने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में इत्मीनान से पढ़ेंगे। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, क्या मतलब होता है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है। ठीक है, ये तो चैप्टर 15 का पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। चैप्टर जो 14 था उसमें हमने सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी इत्मीनान से पढ़ा था, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 15 में बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। क्लास में आगे बढ़ने से पहले या फिर कह सकते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और देखिए जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कराइए। ठीक है, आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका साथ, बिना आपके साथ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक आप मुझे अपना प्यार नहीं देंगे देन हाउ विल आई नो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता है आपके साथ, आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लाने का, आपको और ज़्यादा पढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, अब आप मेरे साथ मतलब ना तो पार्टिसिपेट करेंगे ना कुछ करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब चैप्टर 14 में हमने एक चीज़ स्टार्ट करी थी, मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने चालू कर दिए हैं कि आप जो है ना अपनी जो टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर के वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि यू कैन फैच गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए चालू करते हैं वीडियो को, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में तो चैप्टर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं तो हम उनको मर्ज कर कर भी पढ़ेंगे, मगर आज जो है ना मैंने ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज इसलिए पढ़ा है क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझानी है आपको और इंट्रोडक्शन भी देना है चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट और इंडिया का दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, कौन कितने प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती हैं ये, क्या नहीं होते, कैसे इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारे जो पूरी अर्थ पर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, लाइक हम किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से वो मेजर्स हम उठा सकते हैं एक कम्युनिटी लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है ये बायोडाइवर्सिटी। बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वो तो मैं आज ही दे दूंगा। ठीक है, मगर फिर डिटेल में इत्मीनान से हम जो है इस टॉपिक पर जब आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हॉटस्पॉट क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया को कैसे कंजर्व करा जा रहा है, और हॉटस्पॉट किन को बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं ना, लाइक हमारे यहाँ पर एक पाया जाता है, मैं आपको बताऊँगा अभी नहीं। ठीक है, रेफरेंस देता देता हूँ, केरला में पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे द्वीप समूह हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको काफ़ी इत्मीनान से डिटेल में बताऊंगा कि हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ हम कैसे जो फॉरेस्ट हैं ना उनको कंजर्व कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर चीज़ें जो हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जो वीडियो आएंगी वो लगा लेते हैं हम कि एक तो आ जा रही है। ठीक है, और ये दूसरी जो होगी फॉरेस्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ये काफ़ी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी और थोड़ी बड़ी भी रहेगी वीडियो, तो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना और मे भी हो सकता है इसके साथ दूसरा टॉपिक भी मैं मर्ज कर दूं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगा लें हम तो 6 टॉपिक हैं, तो इसमें से तकरीबन 5 वीडियो तो आ ही जाएंगी इस चैप्टर की, और छठी होगी आपकी टर्मिनल क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब फॉरेस्ट देखिए आपने हर जगह देखा होगा, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बताया कि हमारे पास जो फॉरेस्ट कवर है वो जो है इंक्रीज़ तो हो रहा है, मगर स्लाइट इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिला उसमें। ठीक है, मगर आपने देखा होगा कि
फॉरेस्ट हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं? फॉरेस्ट लाइक एक ग्रुप ऑफ अगर ट्रीज़ हों तो उनको हम फॉरेस्ट में काउंट कर लेते हैं। लाइक जो आज के समय में अगर हम देखें ना कि अगर काफ़ी सारे पेड़ एक साथ लगे मिल जाते हैं और काफ़ी एरिया वो कवर अप करते हैं तो उसको हम फॉरेस्ट में काउंट कर लेते हैं। देखिए ये मैं नहीं करता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारी की सारी जो मिनिस्ट्री के द्वारा करा जाता है, ठीक है, वो सारी जो स्टैटिस्टिक्स काउंट करती है और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो स्टेट फॉरेस्ट सर्वे जो रिलीज़ होता है उसके द्वारा भी ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो होती है उसके द्वारा ये भी सारी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। अब देखिए फॉरेस्ट की बात करें, आपने देखा होगा ब्राज़ील का नाम सुना होगा आपने। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है दैट इज़ द ब्राज़ील। ब्राज़ील को बोला जाता है हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है द डेंसिएस्ट फॉरेस्ट और जो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ना वो वहीं पर पाया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। अमेज़न फॉरेस्ट को हार्ट ऑफ द इंडिया वर्ल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सारा मरुस्थल में पौधे लगा सकें, पेड़ पौधे लगा सकें, वहाँ पर अगर पौधे वगैरह होते तो क्या हम ऐसे एनवायरनमेंट में जी पाते? नहीं। देखिए जो कुदरत ने आज के समय में जहाँ पर जैसी चीज़ें बना दी हैं ना, लाइक अगर ब्राज़ील में वो सारी चीज़ें, अगर सारा मरुस्थल में पेड़ पौधे उग गए ना तो ब्राज़ील में जंगल नहीं रहेगा, डेजर्ट बन जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। वहाँ पर रहने के लिए एरिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे कुदरत ने बना दी हैं चीज़ें और या प्रकृति ने बना दी, नेचर ने बना दी हैं, तो हमने उन्हीं के साथ रहना सीख लिया है। जैसे कि जब 1947 में क्या हुआ था कि हमारा देश आज़ाद हो रहा था, मगर उस समय पर, उससे पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो उन्हीं के द्वारा पूरी कंट्री जो थी गवर्न करी जा रही थी, ठीक है, उन पॉलिसीज़ के द्वारा। अब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी सारी चीज़ बोरो करेंगी, मगर एग्जैक्टली वो प्लेस नहीं कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। उनको हमारी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करा गया है, नीड के हिसाब से मॉडिफाई करा गया है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करा गया है। मगर आज भी हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिटिशर्स जो जब थे ना हमारी कंट्री में, तो तब से ही वो सारी चीज़ें यहाँ पर चली हुई आ रही हैं, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आज भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम उनको चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमें नई तरीके से अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमको ढालना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब सालों से हमने देखा है कि अफ्रीका में ऊपर की साइड डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। ये अफ्रीका मान लीजिए, ठीक है, ऊपर की साइड डेजर्ट पाया, नॉर्दर्न अफ्रीका में डेजर्ट पाया जाता है, तो वहाँ पर डेजर्ट है, हमें पता है। अब यही अगर जल्दी जल्दी आकर यहाँ पर क्या नाम है पेड़ पौधे उग जाते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है वो चेंज होगी, और अदर जो क्लाइमेटिक रीजन्स है ना, चाहे वो मिडिल अफ्रीका हो चाहे वो अदर कंट्रीज़ हों, उनके टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। तो हम इतनी जल्दी मतलब अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, मगर हो सकता है आगे आने वाले समय में पृथ्वी अपने आप को बदल ले और सब तहस नहस हो जाए। चलिए पॉजिटिव रहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब वहीं पर फॉरेस्ट जो है हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम जो है ना, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज भी अगर मैं आज को लगाऊँ तो आज भी और पहले भी जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एक और थी बाइजेंटीनियन सिविलाइजेशन जो अमेरिका में थी, और यूरोप में भी काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस थी। तो वो जो सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं जो अपने खाने का सामान, अपने पीने का सामान, अपने ओढ़ने का सामान कहाँ से वो प्रिपेयर करते थे? ऑब्वियसली पेड़ से। आज के समय में अगर आप देखोगे तो कागज़ भी जो है वो भी फॉरेस्ट की जो लकड़ी होती है वहीं से ही बनाया जाता है, ठीक है। पेड़ जो हैं वो हमें खाना देते हैं, हमें छुपने के लिए जगह देते हैं। लाइक आपने देखा होगा कभी कभी जब बारिश पड़ती है तो हम पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश थोड़ी धीमी पड़ती है, ठीक है। और जब धूप पड़ रही हो, कड़ाके की धूप, समर सीजन चल रहा है अभी, ठीक है, तो अभी इस समय पर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर छाँव रहती है, पेड़ जो रहते हैं वहाँ पर हम चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं और हमें कहीं ना कहीं एक राह दिखाते हैं चलने की, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। मगर अभी हम देखने वाले हैं इनके साथ साथ फ्यूल वगैरह जो हैं, और क्या नाम है, रोड वगैरह जो है,
रोड में भी काफ़ी सारी चीज़ें, साइन बोर्ड वगैरह बनाना, तो वो भी हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की जो लकड़ी होती है वहीं से तो लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में। देखिए, चलिए चालू करते हैं। फूड, शेल्टर, लाइवलीहुड, फ्यूल, सिक्योरिटी और वाटर। बैम्बू, हाँ वाटर से याद आ गया, बैम्बू। आपने देखा होगा बैम्बू, बैम्बू को देखा होगा, लाइक बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है। ये बैम्बू की स्ट्रक्चर होती है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, जब ये कच्चा होता है ना, लाइक शुरुआती दौर में ये इसमें पानी होता है, ठीक है, तभी ये हरा हरा दिखता है। तो कहीं ना कहीं पौधे जो हैं हम उनको पानी के रूप में भी, जब वो फल देते हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन हो गया, अब हम इन फल को अपने शरीर की पानी की पूर्ति के लिए तो खाते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट जो है ना बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें फॉरेस्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कार्बन जो है स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है, कार्बन को स्टोर करता है, ठीक है। और उससे पहला आता है ओशियन, हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तब। बस आपको ये याद रखना है कि कार्बन स्टोर करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन कहलाते हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है, आफ्टर द ओशियन। अब ये जो कैसे कैसे प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हमें अभी ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना तब उसमें थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जब हमारी लाइफ जो है स्टार्ट हो रही थी तो सबसे पहले एल्गी आई थी, लाइक फॉरेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब जब एल्गी स्प्रेड होने लगी तो वहाँ से जो है ना जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो एक्सट्रैक्ट होकर एनवायरनमेंट में मिलने लगे। धीरे धीरे ऑक्सीजन का जब लेवल बढ़ा तो लाइफ को सपोर्टिंग एलिमेंट मिलता गया और लाइफ जो है ना दोबारा से जीवित होती गई हमारी अर्थ पर। तो कहीं ना कहीं ये पौधे ही थे, ये फॉरेस्ट ही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई और आज जीवन संभव है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब यहाँ पर दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एब्जॉर्बिंग ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वाटर शेड, प्रोटेक्टिंग वाटर शेड, लाइक वाटर शेड यहाँ पर ये देखिए, आपको कभी कभी जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। लाइक मैं सबका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई जो बच्चे होते हैं छोटे से, ठीक है। अब शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था ना, लाइक जब मैं पढ़ रहा था मुझको समझ में नहीं आया था, बट नाउ आई नो कि क्या है चीज़ें। देखिए जब आपने देखा होगा कि अमेजोन जो फॉरेस्ट है, लाइक ब्राज़ील का, मैं बना लूँ अगर ये, जस्ट सेकेंड, ये वाला एरिया जो पूरा का पूरा ब्राज़ील इंडिया यानी हार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं अभी इनके नीचे जो होता है पानी रहता है। अब यहाँ पर पानी क्यों रहता है, फॉरेस्ट जो आप ज़मीन पर देखेंगे जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं वहाँ पर उस ज़मीन में पानी रहता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं और वो सूर्य के प्रकाश को जो है ना नीचे तक पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं। जब वो पेनिट्रेट नहीं होता तो वहाँ पर इवेपोरेशन भी नहीं होगा और वहाँ पर आपको ह्यूमस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, यानी पसीना बहुत आएगा गर्मियों वाले दिनों में, और वहाँ पर ह्यूमस यानी हवा में नमी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वाटर को भी बचा रहे हैं वो, ठीक है। वाटर शेड यही होता है, ठीक है, समझ में आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाटर शेड रिड्यूसिंग और स्लोइंग द सॉइल इरोजन। बिल्कुल, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो सॉइल को अपने अंदर कस के पकड़ के रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, और जो सॉइल इरोजन ना हो और उसको जो अगर रेट है ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब फॉरेस्ट जो है लाइक giant sponges where trees and soil help in ground water recharge। आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको इसलिए पढ़ कर बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कह क्या रही हैं चीज़ें, ठीक है। आप इन्हें जो ना जैसे कि एक यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये फॉरेस्ट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन, इसको एक पॉइंट बना सकते हैं। और दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट में आप लिख सकते हैं। आप ही की बुक का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो ना आपकी बुक ही पढ़नी है। आप यहाँ से अगर नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहे हैं तो आपकी बुक भी मोर देन इनफ है, कुछ ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ पर, देखिए मानकर चलिए ये एक ऐसा है और ये ट्री है, ठीक है। अब इसकी जो रूट्स हैं वो इस तरीके से हैं।
अब ये जो पानी अगर धरती पर आया है तो वो पानी जो है पेड़ के सहारे, रूट के सहारे नीचे धरती पर भी तो जाएगा, और धरती में जो पानी है इसको और रिचार्ज कर देगा और ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो जाएगी और ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी पानी की मात्रा जो है ग्राउंड में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फॉरेस्ट जो होते हैं एक जाइंट स्पंज का काम करते हैं, जो पानी को सोख कर रखता है और ज़मीन तक पहुंचाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं फीड करते हैं रिवर पर, ठीक है। पॉन्ड्स मतलब फीड करते हैं रिवरों को, रिवर्स को फीड करते हैं, उनको वहाँ तक पानी पहुँचाते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स तालाब्स को, लेक्स को और स्प्रिंग्स को। ये स्प्रिंग्स क्या होती हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फिजिकल ज्योग्राफी में। और ये रन ऑफ वाटर को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं और फ्लड के चांसेस को भी कहीं ना कहीं कम करते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट जो है वो प्रेसिपिटेशन को भी रेगुलेट करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होता है ना, लाइक एक जगह पर पर्टिकुलरली मानकर चलिए यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है और एक जगह पर यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं। जब यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है और यहाँ पर पानी भी है तो यहाँ पर इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा ना। जब यहाँ पर फॉरेस्ट है तो जो पानी है वो तो पौधे की जो यानी धूप जो है सन इंसोलेशन जो होगा वो पौधे की पत्तियों पर होगा, पेड़ों की पत्तियों पर होगा, और यहाँ पर होगा ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इसको। ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ पर जो ज़मीन का पानी है वो तो इवेपोरेट नहीं होगा, यहाँ पर कम मात्रा में पानी इवेपोरेट होगा, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी इवेपोरेट होगा। जब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी इवेपोरेट होगा और वो ऊपर जाएगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि एयर जो है डिसेंड होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, डिसेंड होती है। अब देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एयर का टेम्परेचर डाउन होगा। मैंने आपको एयर मास वगैरह सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो जब एयर का टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब कम होगा, तो एयर जो है वो सिकुड़ जाएगा। यहाँ पर फिर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर बारिश होगी, मगर यहाँ पर तो इतना पानी उड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी, ठीक है, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हाई होगी, तो यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेस्ट पर जब ज़्यादा ही धूप पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, फिर जो है ना दूसरी जगह से बादल आकर इसमें मिक्स होते हैं और यहाँ पर बारिश करवा देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा ही होता है अमेज़न के जंगलों में, रोज़ आए तीसरे दिन बारिश होती रहती है वहाँ पर, ठीक है। चलिए दे ऑल्सो इमिट बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन यानी पेड़ों पर जब फूल आते हैं तो फूलों में से छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और फंगल स्पोर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। जब वो हिलते हैं पेड़ तो वो जो है एक दूसरे से टकराते हैं, फिर स्प्रेड हो जाते हैं। और कोई तो पेड़ जो है ऐसे होते हैं जब तक हवा नहीं चलेगी, पोलन ग्रेन नहीं गिरेंगे तो उन पर जो है ना फल भी नहीं आते हैं, लाइक उनकी मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, वो हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तब पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब पोलन ग्रेन हवा में जब सर्कुलेट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, यानी सस्टेन करते हैं, रिमेन रहते हैं वहाँ पर हवा में, तो वहाँ पर जब कंडेंसेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं। पानी की जो ड्रॉप्स हैं इनके चारों ओर जो इकट्ठी हो जाती हैं और फिर जब पानी की ड्रॉपलेट्स का वजन भारी हो जाता है तो वो mg फोर्स लगती है, mg फोर्स के कारण पानी की ड्रॉपलेट नीचे चली जाती है और बारिश हो जाती है। बारिश क्यों होती है वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो फिजिकल ज्योग्राफी उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेन ड्रॉप फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है। आगे चलते हैं। अब फॉरेस्ट जो है नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो ट्री हैं वो जो है ना सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और इवेपोरेट करते हैं मॉइस्चर को, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक तरीके की विंड जनरेट होती है और विंड से क्या होता है कि लो और हाई प्रेशर जनरेट होते हैं। जहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लो प्रेशर है, और जहाँ पर इवेपोरेशन है वहाँ पर हाई प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो है, ठीक है। अब लो प्रेशर कहाँ पर रहता है, हाई प्रेशर कहाँ होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये ध्यान रखिए कि फॉरेस्ट जो है नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह से भी काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं स्लो कर देते हैं। कार्बन सिंक कहलाते हैं, मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक यहीं पर है, सेकंड लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, ठीक है। ये बात आपको समझिए। और ये कहीं ना कहीं एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। आपको तो पता ही है कि
अपने जो है ना बचपन से ये बात सुनी होगी कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, दिन में जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी उसको सक कर लेते हैं एनवायरनमेंट्स में से और एटमॉस्फेयर में से, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। मगर यही प्रोसेस जो है ना रिवर्ट हो जाती है रात के समय पर, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट जो नियर बाय अर्बन सेटलमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हीट आइलैंड, जो अर्बन लैंड होता है उसको हीट आइलैंड बनने से भी रोकते हैं, ठीक है। ये बात हीट आइलैंड क्या होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। अब यहाँ पर फॉरेस्ट जो है काफ़ी सारे डिज़ास्टर्स को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स यानी सडनली एक किसी एरिया में छोटे समय के लिए एक बारिश आ जाना, बहुत तगड़ी, वो फ्लैश फ्लड कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिज़ास्टर्स इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे कि मैंग्रोव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं विंड ब्रेकर का काम करते हैं। मैंग्रोव्स आप अगर डालेंगे ना गूगल पर तो आपको मैंग्रोव्स की जो है पिक्चर दिख जाएगी, ठीक है। एक छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं किनारों पर लगी रहती हैं, वो विंड ब्रेक का भी काम करते हैं और वो जो है फ्लडिंग को भी कहीं ना कहीं रोकते हैं, ठीक है, और जो है इरोजन को भी रोकते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड को रोकते हैं फॉरेस्ट, एवलांचेस को रोकते हैं और सैंड स्टॉर्म्स को भी रोकते हैं। और ड्रॉट तो आपको पता ही है, ड्रॉट को तो भाई जहाँ पर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर ड्रॉट हो ही नहीं सकता, ड्रॉट माने सूखा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट जो है ना हैबिटेट्स को भी कहीं ना कहीं एक्सपेंड करते हैं, लाइक लोग वहीं पर तो रहेंगे जहाँ पर पानी, खाना और शेल्टर मिलेगा ऑब्वियसली। और एनिमल स्पीसीज ज़्यादा से ज़्यादा जितने होते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे पशु और पक्षी जो होते हैं वो फॉरेस्ट से अपना जो भोजन है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक भालू को छोड़कर भालू नदी में कूद कर जो है ना फिशों को पकड़ता है, ठीक है। ये बात दूसरी है कि वो जो है ना शहद भी चुराता है, ठीक है, कहाँ से, पेड़ों पर से, किनका, मधुमक्खियों का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें जो पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी जो मिलती है ना वो कहीं ना कहीं लाइक 80% जो है 80% जो बायोडाइवर्सिटी जो पृथ्वी पर रहती है उसको कहीं ना कहीं ये घर प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो 60 मिलियन जो इंडिजिनस पीपल हैं, लाइक प्रजातियां कुछ ऐसी हैं जो आज भी फॉरेस्ट पर ही निर्भर, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और इवन उत्तर प्रदेश और जो सेंट्रल जो इंडिया है उस वहाँ पर भी, और नीचे साउथ, पूरे के पूरे इंडिया में आपने देखा होगा कि जो फ्यूल के लिए लकड़ियाँ हैं वो आज भी चुगी जाती हैं, यानी उनको इकट्ठा करा जाता है और फिर उनको घरों में खाना पकाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी फॉरेस्ट लाइक हम काफ़ी सारे फल फॉरेस्ट से, लाइक जो जंगली जो मतलब वाइल्ड बेरीज होती हैं वो भी खाने में बहुत टेस्टी होती हैं, तो वो भी फॉरेस्ट में मिलती हैं, ठीक है। आपने अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हो तो आपने नाम सुना होगा बेर, ठीक है, लाइक फालसेब नाम सुना होगा, रेड कलर के छोटे छोटे से बेर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी, ठीक है, बेरीज लाइक स्ट्रक्चर, और वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, तो वो भी कहीं ना कहीं वाइल्ड बेरीज कहलाती हैं, ठीक है। वो भी लाइक जो ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट जो होता है उसको कहीं ना कहीं मिलाकर बहुत टेस्टी लगते हैं, आई लव इट, ठीक है। चलिए, अब फॉरेस्ट जो है ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है इनकी, लाइक जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर तरक्की भी होती है। देखिए जहाँ पर फॉरेस्ट, लाइक लास्ट टाइम में क्या हुआ करता था कि जो फॉरेस्ट की सप्लाई, लाइक स्कैंडल नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, चंदन की लकड़ी बोलते हैं, हाँ शायद चंदन की लकड़ी, हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा इंग्लिश में, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हुआ करती थी, मगर हमारी कंट्री जो है ना ब्रिटिशर्स लेकर जाया करते थे चुरा कर। आज भी कर्नाटका में चंदन की लकड़ी पाई जाती है और हमारे इंडिया में काफ़ी सारी कर्नाटका के अलावा ऐसी जगह हैं जहाँ पर चंदन की लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है उसकी, लाइक मेडिसिनल पर्पज़ से भी और जो हमारी कल्चरल पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब और देशों में क्या होता है, आपने देखा होगा अमेरिका में जो घर बने हुए होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लकड़ी ज़्यादा है? नहीं, देखिए वहाँ पर जो है ना क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार भी घरों को स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। वहीं पर लकड़ियों को छोड़कर जो ब्राज़ील जैसे, अर्जेंटीना जैसे स्टेट हैं, लाइक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो होती हैं वो कहीं ना कहीं लकड़ी के साथ साथ वहाँ पर जो कॉन्क्रीट होता है उसका भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब तकरीबन 13 मिलियन जॉब जो है वो लोगों के लिए निकाली जाती हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट की देखरेख के लिए हो, चाहे फॉरेस्ट को उगाने के लिए, अफॉरेस्टेशन ड्राइव को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लोगों को
काम भी मिलता है फॉरेस्ट के ज़रिए ही, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, लाइक हमारा जो है, अगर हम घनत्व की बात करें तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जब वो खिल जाते हैं बरसात के मौसम में जब आता है ना, तो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन तेज़ हो जाती है। मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब तेज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं पौधों को न्यूट्रिशंस अवेलेबल हो जाते हैं और वहाँ पर जो है ना खिलने लग जाते हैं। फिर वो जब खिलने लग जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ का नज़ारा जो है ना काफ़ी एकदम मनमोहक होता है। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ ना तो हम कश्मीर वैली की और फ्लावर वैली की बात कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी मतलब मनमोहक, और पहाड़ियों वाला इलाका बात कर सकते हैं, मनमोहक एरिया रहता है वहाँ के, जो जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब फॉरेस्ट को जो है ना हेल्थ के पर्पज से लाइक नीम हो गया और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, लाइक आज तक जितनी मेडिसिन बनी हैं केमिकल्स के अलावा सबसे ज़्यादा प्लांट से ही उनको लिया गया है। धतूरा एक मेडिसिनल प्लांट है, नीम एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, और तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है, और आपका क्या हो गया, एक है और एक और पेड़, ठीक है, जिसका मुझे नाम याद था, ठीक है, एलोवेरा। एलोवेरा भी एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो सारे प्लांट्स हैं कहीं ना कहीं मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, ताकि जो मेडिसिन है उनको क्या नाम है मैन्युफैक्चर करा जा सके, ठीक है। फ्रेश एयर यहाँ पर मिलती है हमें और ऑक्सीजन रिच वॉक होती है। जब भी हम कभी पार्क में जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे छोड़ती हैं। इसलिए गांव में लोग बाग जाना पसंद करते हैं, अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में बिताना पसंद करते हैं। मगर आज के समय में क्या है ना कि एसीओ ने और फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज जो होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी बदल कर रख दी है। सब घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो कोई पेड़ पौधों के पास लाइक एक छोटा सा गमला लिया, लाइक एक छोटा सा लेने के बाद उसमें एक छोटा सा पेड़ लगा दिया, यही उनका फॉरेस्ट है, ये समझते हैं लोग। मगर क्या करें, हम किसी को बदल नहीं सकते ना, हम खाली अपने आप को, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, किसी को नहीं, ठीक है। अभी आपने देखा दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आ रही है, ठीक है। वहाँ से भी कहीं ना कहीं अगर ये वहाँ पर एनक्रोचमेंट नहीं होता, यमुना वाले एरिया में जो वजीराबाद वाला एरिया है, वहाँ पर अगर एनक्रोचमेंट नहीं होता तो वहाँ पर जो है ना कहीं फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं बनती। मगर वहाँ पर जो है जो अर्बन लैंड बना दिए जा रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी बहुत ज़्यादा, जो स्लम्स एरियाज़ हैं वहाँ, वो बहुत ज़्यादा एनक्रोच कर रहे हैं। और इवन वंस आई विजिटेड देयर, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि यमुना में खेती भी करी जा रही है। यमुना का जो खादर वाला जो पार्ट है, ठीक है, और भांगर वाला तो एरिया खैर ऊपर वाला हो गया, ओल्ड रीजन हो गया, मगर खादर वाले एरिया में तो ऑलरेडी खेती करी, वाटरमेलन मस्कमेलन वाली और ककम्बर वाली खेती करी जाती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट कि जो इकोनॉमिक और सोशल जो लॉस है ना उसको प्रिवेंट करा जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब देखने वाली होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्निफिकेंस इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपके पेपर में आते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, और अवॉइड नहीं, अगर यहाँ से भी आप पॉइंट बना लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आपकी बुक में दिए नहीं हैं। जैसे कि हैबिटेट टू डाइवर्स एनिमल्स, एस्थेटिक वैल्यूज़, एस्थेटिक जानते हैं आप, सुंदरता, ठीक है। चलिए, कमर्शियल वैल्यूज़ होती हैं प्रोडक्ट लाइक वुड पल्प, और हेल्प इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट, मैनेज डिजास्टर्स। मगर ये क्या है, मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पर थोड़ा सा लाइक मोटे मोटे वर्ड लिखे हुए हैं, मगर अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर दी हुई हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से आप इजीली इन्हें रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। सो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई भी परेशानी होती है ना आपको वीडियो में भी, और कुछ भी पूछना होता है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, ठीक है। देखिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कल वीडियो नहीं आ पाई, एक्चुअली कुछ परेशानी थी, ठीक है, तो इसलिए नहीं आ पाई, आप माइंड मत कीजिएगा। आपका अगर कोई भी सवाल होता है ना आप मुझसे डायरेक्टली नीचे या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फेसबुक पर पूछ लीजिए मैसेज कर मुझसे, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, या सो दैट कि नोटिफिकेशन जो है ना आपको जल्द से जल्द मिल जाया करें, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।